देखिए पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो था डिटरमाइन बीटा इफ़ आई ई इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर एंड आई सी इज इक्वल टू 4.95 मिली एम्पियर। देखिए आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है बीटा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बीटा क्या है। तो बीटा क्या होता है? बीटा जो होता है आपका बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है इन केस ऑफ कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन। और बीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है भाई? आपकी आई सी अपान आई बी। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो आई सी आपका गिवन है लेकिन आई बी आपका नहीं गिवन है, क्वेश्चन में आई ई दे दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि पहले हमें आई बी फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन आफ्टर हम लोग बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि आई बी हमें कहाँ से मिलेगा? तो आई बी हमें मिल जाएगा ट्रांजिस्टर के फंडामेंटल इक्वेशन से। तो ट्रांजिस्टर का फंडामेंटल इक्वेशन क्या होता है? आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। इस इक्वेशन को अगर हम लोग रीअरेंज कर दें आई बी के टर्म में तो आई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई ई माइनस आई सी। आई ई की वैल्यू आपका क्वेश्चन में गिवन है कितना? 5 मिली एम्पियर, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। और आई सी की वैल्यू आपका गिवन है 4.95 मिली एम्पियर, जो कि यहाँ आप देख सकते हो। तो दोनों की वैल्यू को पुट करने के बाद हमें आई बी मिल जाएगा। तो आई बी हमें फाइनली कितना मिल गया भाई? 0.05 मिली एम्पियर। लेकिन फाइनली हमें निकालना क्या है? बीटा की वैल्यू निकालना है। बीटा जो होता है आपका क्या है? आई सी अपान आई बी होता है। तो देखिए आई सी की वैल्यू आपका गिवन है, कितना है भाई? आपका 4.95, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। और आई बी हमने जस्ट कैलकुलेट किया है, तो 4.95 डिवाइड बाई 0.05, इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 99 आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग हर बार ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो बहुत ध्यान में रख के इसको जाना है आपको एग्ज़ाम में। अच्छा, इसके साथ आपको अल्फ़ा बीटा में रिलेशन भी याद रखना है माइंड में। क्या होता है अल्फ़ा बीटा में रिलेशन, आप लोग बताइए। अच्छा, तो अल्फ़ा बीटा में रिलेशन आपका क्या होता है भाई? बीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका? अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा। ये रिलेशन आपको एग्ज़ाम में ध्यान में रख के जाना है। कभी कभी अल्फ़ा की वैल्यू केवल देके आपको बीटा की वैल्यू पूछ लेता है, तो ये क्वेश्चन आपको एकदम ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं क्या था वो। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो डिफाइन ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ जे फिट। तो ये जो क्वेश्चन लिया गया था ये क्वेश्चन आपका जे फिट पैरामीटर से लिया गया है। आपको पता होना चाहिए जे फिट के बेसिकली 3 पैरामीटर होते हैं। एक तो ट्रांस कंडक्टेंस होता है, दूसरा दोनों पैरामीटर बाकी हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। एक ड्रेन रेजिस्टेंस होता है और तीसरा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है। तीनों पैरामीटर के बारे में हम लोग इस क्वेश्चन में जानेंगे। तो ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है पहले हमें ये जानना है। देखिए ट्रांस कंडक्टेंस, अगर हम लोग यहाँ ट्रांस पहले हटा दें तो ये जो होता है ये कंडक्टेंस हमें जानना होगा। कंडक्टेंस क्या होता है भाई? रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांस कंडक्टेंस कहते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर हम लोग देखें तो सभी को फार्मूला आता है V इज इक्वल टू आई आर, जहाँ R जो है यही रेजिस्टेंस है। अगर इसकी वैल्यू यहाँ से हम लोग लिखें तो V अपान आई। कहने का मतलब जो वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, और रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसकंडक्टेंस कहते हैं। सॉरी, उसको कंडक्टेंस हम लोग कहते हैं। तो कंडक्टेंस जो होगा बेसिकली ये क्या होगा भाई? करंट अपान वोल्टेज का रेशियो होगा। किसका होगा कंडक्टेंस? आपका करंट अपान वोल्टेज का रेशियो होगा। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस का मतलब क्या हुआ? एक वैल्यू आपकी आउटपुट की लेनी है, दूसरी वैल्यू इनपुट की लेनी है। रेशियो किसका रहेगा? ये करंट का रहेगा और वोल्टेज का रहेगा। तो आप सभी लोग जानते हो फिट में हम लोग 3 ही वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो ड्रेन करंट जिसको आईडी से इंडिकेट करते हैं, दूसरी क्या वीडीएस, और तीसरी क्या वीजीएस। तो यहाँ पे हमें कंडक्टेंस न निकाल के क्या निकालना है? ट्रांस कंडक्टेंस निकालना है। तो हम लोग आईडी की वैल्यू लेंगे और किसकी वैल्यू लेंगे? एक इनपुट की वैल्यू लेंगे वीजीएस। तो देखिए ट्रांस कंडक्टेंस को बहुत इजी वे में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ट्रांस कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन करंट, जिसे डेल्टा आईडी से हम लोग इंडिकेट करते हैं, टू द चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज, जिसको हम लोग डेल वीजीएस से इंडिकेट करते हैं, एट द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वीडीएस। ठीक, तो मतलब वीडीएस को कांस्टेंट रख के जो डेल आईडी
और डेल VGS का रेशियो होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे भाई, ट्रांस कंडक्टेंस कहेंगे। तो इस डेफिनेशन को आपको ध्यान में रखना है। आइए एक बार और हम लोग डिफाइन कर लेते हैं इसको। ट्रांस कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन करंट that is del ID to the change in get to source voltage that is del VGS at constant value of VDS। अच्छा, ट्रांसकंडक्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं GM से, और GM की जो वैल्यू है मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं डेल ID अपान डेल VGS। कंडीशन क्या होनी चाहिए आपकी, VDS कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा, यहीं से हम लोग देख लेते हैं दो पैरामीटर और जो होते हैं वो क्या होते हैं, RD और म्यू। तो RD ड्रेन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या है भाई, रेजिस्टेंस आपका वोल्टेज अपान करंट का रेशियो होता है, और ड्रेन रेजिस्टेंस आपका आउटपुट वैल्यू, दोनों लेंगे हम लोग। जो RD की वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है भाई, आउटपुट वोल्टेज, मतलब चेंज इन आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, डेल VDS अपान चेंज इन करंट। तो करंट आपकी कौन सी है, डेल ID ले लेंगे। इसी तरीके से हम लोग म्यू डिफाइन करेंगे। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ये भी फैक्टर है, फैक्टर का मतलब क्या होता है, रेशियो। अब एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है आउटपुट वोल्टेज अपान इनपुट वोल्टेज का जो रेशियो होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यू। तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे क्या है भाई, डेल VDS अपान क्या है, इनपुट वोल्टेज क्या है यहाँ पे, डेल VGS। तो RD की वैल्यू आपको ध्यान में रखना है, म्यू की भी वैल्यू आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इन तीनों में जो रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन म्यू GM एंड RD, इसको आपको याद रखना है। क्या होता है भाई, म्यू इज इक्वल टू GM RD। अच्छा, इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए म्यू के टर्म में निकालना है, तो म्यू की वैल्यू यहाँ देखिए आपकी क्या गिवन है, यहाँ हम लोग देख लेते हैं। म्यू की वैल्यू यहाँ से देखें तो म्यू का फार्मूला होता है डेल VDS अपान क्या है, डेल VGS। अब हमें GM और RD का रिलेशन ये फाइंड आउट करना है। तो GM की वैल्यू जो होती है डेल ID अपान डेल VGS, और RD की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, डेल VDS अपान डेल ID। कहीं ना कहीं डेल ID वाला टर्म इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। बहुत आसानी से ये रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग डेल ID से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। डेल ID या डेल IDS भी इसको कहते हैं, तो आप डेल ID के फॉर्म में ही जानिए तो ज़्यादा बेटर है। क्या लिखेंगे इसको, डेल ID। यहाँ देख लेते हैं हम लोग डेल ID अपान डेल ID, क्योंकि इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा, जितने से डिवाइड कर रहे हैं उतने से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए इस टर्म को थोड़ा सा अगर हम लोग रीअरेंज कर दें तो हम लोग लिख सकते हैं डेल VDS अपान डेल ID, और दूसरा टर्म लिखेंगे, ये वाला टर्म दोनों ले ले तो क्या हो जाएगा आपका, डेल ID अपान डेल VGS। अब देख सकते हैं ये जो वैल्यू किसकी है और ये वैल्यू किसकी है, डेल VDS अपान डेल ID किसकी वैल्यू है भाई, डेल VDS अपान डेल ID, ये RD की वैल्यू है। तो ये आ गया आपका RD, और डेल ID अपान डेल VGS किसकी वैल्यू है, डेल ID अपान डेल VGS, ये किसकी वैल्यू है, GM की वैल्यू है। तो इसीलिए यहाँ पे फार्मूला क्या लिखा, म्यू इज इक्वल टू GM RD। यहाँ भी क्या आ रहा है, म्यू इज इक्वल टू GM इंटू RD आ रहा है। तो ये बहुत आसान सा रिलेशन है जिसको आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अक्सर एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। तो फिट के तीनों पैरामीटर आपको ध्यान में रखने हैं। कोई ना कोई एक पैरामीटर पूछ सकता है या आपसे इन तीनों पैरामीटर में रिलेशन पूछ सकता है। ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ये प्रूफ करने के लिए एग्जाम में दे दे कि म्यू इज इक्वल टू GM RD को प्रूफ करिए। तो म्यू इज इक्वल टू GM RD को प्रूफ करने के लिए आपको GM की वैल्यू आनी चाहिए, RD की वैल्यू आनी चाहिए और म्यू की। अगर इन तीनों की वैल्यू आपको आती है तो म्यू वाले फार्मूले के साथ डेल ID से डिवाइड और डेल ID से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टर्म इजिली आपका बन जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एम्पलीफायर का एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, तो आइए देखते हैं। CMRR का पूरा नाम क्या होता है भाई, पहले तो ये आपको जानना होगा, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इसको कहते हैं। थ्योरेटिकली इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, द एबिलिटी ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर टू रिजेक्ट द कॉमन मोड सिग्नल इज नोन एज कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो।
अगर मैथमेटिकली हम लोग इसको डिफाइन करने की बात करें तो मैथमेटिकली हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, CMRR इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल मोड गेन टू द कॉमन मोड गेन। CMRR को हम लोग रो से इंडिकेट करते हैं और इसकी ये हमेशा मॉड में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं CMRR इज इक्वल टू ADM अपॉन ACM, जहाँ ADM आपका कॉमन मोड डिफरेंशियल मोड गेन को रिप्रेजेंट करता है और ACM जो होता है ये आपके कॉमन मोड गेन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, हम लोग CMRR को हम लोग dB में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम लोग dB में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लोग dB में CMRR को लिखते हैं CMRR इज इक्वल टू इन dB 20 लाख ADM अपॉन ACM। अब ADM अपॉन ACM की बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए कि ADM क्या होता है, डिफरेंशियल मोड गेन होता है, ACM क्या होता है, कॉमन मोड गेन होता है। ये गेन होते क्या हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसमें दो टर्मिनल होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को इन्वर्टिंग और पॉजिटिव टर्मिनल को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कहा जाता है। मतलब दो टर्मिनल, पहले को इन्वर्टिंग और दूसरे को नॉन इन्वर्टिंग कहते हैं। और बेसिक रूप में क्या होता है कि ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इनपुट के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है। तो ये एक तरीके का बेसिक रूप में डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। क्या होता है आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इसलिए जब दोनों इनपुट कॉमन होते हैं तो वो क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है, एम्पलीफिकेशन का काम नहीं करता। तो उस टाइम जो गेन होता है उसी को हम लोग कहते हैं कॉमन मोड गेन कहते हैं। तो इस तरीके से इस सेक्शन को भी आपको बहुत अच्छे से देखना है। अच्छा, अभी तो आपको CMRR पूछा गया है इस यूनिट से, अभी क्या पूछ सकता है, और एक पैरामीटर जो होता है जो इम्पॉर्टेंट होता है उसमें जो जिसको हम लोग कहते हैं स्लीव रेट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, स्लीव रेट। तो स्लीव रेट के बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। स्लीव रेट को वैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द स्लीव रेट। ठीक, इसके बाद और पैरामीटर होते हैं, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो को आपको ध्यान में रखना है, इनपुट ऑफसेट करंट को ध्यान में रखना है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज को ध्यान में रखना है। जो भी पैरामीटर्स हैं 5-6 पैरामीटर वो आपको ध्यान में रखने हैं और यहाँ से आपका 2 नंबर का काम इजीली बन जाता है। तो होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा कि CMRR क्या होता है, इसको हम लोग थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकली आपने देखा एबिलिटी ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर टू रिजेक्ट द कॉमन मोड सिग्नल इज नोन एज द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। और मैथमेटिकली डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, CMRR डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल मोड गेन टू द कॉमन मोड गेन इज नोन एज द CMRR। इसका फार्मूला आप अच्छे से याद करके जाना, आपके एग्जामिनेशन में ये काम आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका है डिफ्रेंशिएट द VJT एंड JFET। देखिए VJT और JFET में जो ढेर सारे डिफरेंसेस आपको दिए गए हैं, यहाँ पे हमने मोस्ट कॉमन डिफरेंसेस को लिया है जिससे आपको ये इजीली याद हो जाए एग्ज़ाम के टाइम में। तो आइए देखते हैं पहला डिफरेंस क्या है। पहले दोनों के फुल फॉर्म आप सभी लोग लिख दीजिए। पहला डिफरेंस आपको मिल जाएगा, यहाँ देख सकते हैं, द फुल फॉर्म ऑफ VJT इज़ बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। फुल फॉर्म ऑफ VJT इज़ बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड द फुल फॉर्म ऑफ JFET इज़ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एक डिफरेंस यहाँ से आप बना सकते हैं। दूसरा आप सभी लोग जानते हो BJT जो होता है वो बाईपोलर डिवाइस होता है और UJT जो होता है वो यूनिपोलर डिवाइस होता है। इसी बिहाफ पे हम लोग अपना अलग देख सकते हैं। यहाँ से चौथे अगर देखें तो इन VJT करंट कंडक्शन टेक प्लेस बाय बोथ टाइप ऑफ चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स। दोनों का रोल होता है क्योंकि ये बाईपोलर होता है। और इसमें देखिए करंट कंडक्शन टेक प्लेस ओनली बाई वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर, दैट इज आइदर बाई इलेक्ट्रॉन और बाई होल्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसी भी यहाँ पे बाईपोलर यूनिपोलर पे एक और डिफरेंस हम लोग बना सकते हैं। दूसरा चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है कि VJT जो होता है वो करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, FET जो होता है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। टर्मिनल के बारे में बात करें तो VJT के जो टर्मिनल्स होते हैं उसको हम लोग एमीटर, बेस एंड कलेक्टर कहते हैं, जबकि FET के जो कलेक्टर होते हैं उसको हम लोग ड्रेन, सोर्स और गेट कहते हैं। ठीक, BJT जो होता है ये मोर नॉइजी होता है, ये जो होता है लेस नॉइजी होता है। BJT जो होता है ये आपका हाई पावर डिवाइस होता है
और JFET जो होता है लो पावर डिवाइस होता है। BJT हाई पावर डिवाइस क्यों होता है? क्योंकि भाई इसमें पैसिव कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं, जबकि इसमें पैसिव कंपोनेंट न के बराबर होते हैं। BJT का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो आपका लो होता है, जबकि JFET का इनपुट इम्पीडेंस आपका हाई होता है। ढेर सारे डिफरेंसेस है, बट ये मोस्ट कॉमन डिफरेंस है। आपको केवल 2 नंबर वाले में पूछा गया है, तो इतना अगर आप लिख देंगे तो सफिशियंट रहेगा। ये मैंने आपको ज़्यादा ही दिया है, ठीक है। अगर आप 4 डिफरेंस भी अच्छा लिख देते हैं तब आपको 2 नंबर कंप्लीट मिल जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या था। देखिए ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन होता है आपका, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यूनिट नंबर 4 से ये क्वेश्चन पूछा गया है। हर बार वहाँ से कन्वर्जन पे 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए बाइनरी से आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। डायरेक्ट मेथड में आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग जो बाइनरी डिजिट्स होती हैं उनकी ग्रुपिंग करते हैं। जब हमको बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना होगा तो हम लोग कितने की ग्रुपिंग करते हैं? 4-4 की ग्रुपिंग करते हैं। और जब हमें बाइनरी से ऑक्टेल में जाना होता है तो हम लोग कितने की ग्रुपिंग करते हैं? तो हम लोग 3-3 की ग्रुपिंग करते हैं। तो यहाँ किससे जाना है? हमें 2 से 16 में जाना है। इसका मतलब ये है कि हमें कितने कितने के ग्रुप में लिखना है इसको? 4-4 के ग्रुप में करेंगे। 4 का ग्रुपिंग पहले करेंगे। अच्छा, ग्रुपिंग करते समय आपको ये ध्यान रखना होता है कि हम जो ग्रुपिंग करते हैं वो आपको पॉइंट के बाद कैसे करते हैं, पॉइंट के पहले कैसे करते हैं। तो यहाँ देखिए पॉइंट के बाद, जैसे ये आपका पॉइंट है, ये आपका क्या है? पॉइंट है। तो पॉइंट के बाद वाली, पॉइंट के पहले वाली की ग्रुपिंग आपका इस डायरेक्शन में होती है और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू की ग्रुपिंग इस तरह से। अब देखिए 4-4 का हमें ग्रुप बनाना है, तो 4 का ग्रुप अगर हम लोग पहला ले तो ये 4 का ग्रुप बना, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, इजीली देख सकते हैं। अगला 4 का ग्रुप बनाएं तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, ये 4 का ग्रुप बना दिए। और हमारे पास 4 का ग्रुप नहीं बन रहा है, तो इसके 4 के ग्रुप को कंप्लीट करने के लिए हम लोग 0 पेड करते हैं। तो देखिए हमने रेड से इसीलिए लिखा है कि जो एक्स्ट्रा 0 हमने पेड किया इसे 4 का ग्रुप बनाने के लिए। और इस तरफ ग्रुपिंग करें तो 3 ही डिजिट है, जबकि हमें बनाना है 4, तो इसलिए यहाँ भी एक एक्स्ट्रा 0 हमने पीछे पेड किया है। ठीक, अब इसकी हम लोग हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखें तो ये इजीली आप देख सकते हो 2 है। ये आपका कितना है? आपका ये 11 है, जबकि 11 को हम लोग हेक्साडेसिमल में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? B से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप इजीली समझ सकते हो कितना है? 4 है। और ये कितना है? आपका 12 है। और 12 को हेक्साडेसिमल में हम लोग क्या लिखते हैं? C लिखते हैं। इसका मतलब आपका आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का? 2B4.C। ये देखो 2B4.C इजीली आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, याद रहे आने वाले एग्जाम्स में आपका बाइनरी टू ऑक्टल भी पूछ सकता है, या बाइनरी से किसी भी बेस में पूछ सकता है, जो कि आपको कन्वर्जन का रूल आना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया। देखिए ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, हर बार लगभग एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप रट ही डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। जेनर ब्रेकडाउन और अवलांचे ब्रेकडाउन में डिफरेंस, कुछ बेसिक डिफरेंस हमने लिया है, इसमें भी ढेर सारे डिफरेंस होते हैं, लेकिन हम वो पॉपुलर डिफरेंस लिए हैं जो आपको इजीली याद हो जाए। तो देखिए पहला क्या है? जेनर ब्रेकडाउन अकर्स एट लेस आर इक्वल टू 6 वोल्ट, जबकि अवलांचे ब्रेकडाउन अकर्स एट ग्रेटर आर इक्वल टू 6 वोल्ट। जेनर ब्रेकडाउन में जो डिप्लेशन लेयर होती है वो बहुत थिन होती है, जबकि अवलांचे ब्रेकडाउन में जो डिप्लेशन लेयर होती है वो थिकर होती है। जेनर ब्रेकडाउन अकर्स ड्यू टू वेरी इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि ये जो अवलांचे ब्रेकडाउन होता है ये कोलिजन के कारण, कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है विद द एटम। मतलब कहने का मतलब ये कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण या एटम्स के कारण होता है। जेनर ब्रेकडाउन में जो P और N रीजन होते हैं वो हैवली डोप्ड होते हैं। हैवली डोप्ड होने के कारण ही इसकी डिप्लेशन लेयर बहुत थिन होती है।
जबकि अवलांचे ब्रेकडाउन में P और N रीजन जो होते हैं वो नॉर्मली डोप्ड होते हैं, इसीलिए इसकी डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई होती है वो नॉर्मल होती है और उसको हम लोग कहते हैं कि ये थिकर होती है। डिप्लेशन लेयर के बारे में हो गया। अब हम बढ़ते हैं, अगला जो हमारा डिफरेंस है, VI कैरेक्टरिस्टिक बहुत शार्प होती है और VI कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें ग्रेजुअल होती है। इसी VI कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज़ करके, इसकी शार्प VI कैरेक्टरिस्टिक होने के कारण जो जेनर ब्रेकडाउन है इसका यूज़ हम लोग करते हैं रेगुलेटर बनाने में, जिसे हम कहते हैं जेनर वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये पांचों डिफरेंस आपको याद होने चाहिए। और भी बेसिक डिफरेंस हैं, बट ये 5 पॉपुलर डिफरेंस है जिसको आपको माइंड में रखना ही चाहिए। अगर ये डिफरेंस आप 5 माइंड में रख लिए तो एग्ज़ाम में आपको 2 नंबर यहाँ से भी इजीली मिल जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और हर बार एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ देखिए, ये भी आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यूनिट से आया। 4 नंबर देखिए पूछा गया वहाँ से। सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन, सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन यहाँ होना चाहिए। क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, तो यहाँ फंक्शन आप बढ़ा लीजिएगा। सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन यूजिंग बुलियन अलजेब्रा थ्योरम। देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सा होता है, केवल आपको कॉमन सर्च करने होते हैं। देखिए दिया क्या है, ए बार बी बार सी बार, ए बार बी सी बार, ए बी बार सी बार, ए बी सी बार। देखिए इस लाइन में, अब इसमें देखें इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है। तो देखिए ए बार बी बार सी बार, ए बार सी बार, तो ए बार सी बार, ए बार सी बार इन दोनों से कॉमन हो जाएगा। तो हमने लिया है ए बार सी बार, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये बी बार प्लस ये बी बचा है। यहाँ देखें तो ए और ए दोनों में कॉमन है, सी बार और सी बार कॉमन, तो यहाँ ए सी बार कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा, ये बी बार और ये बी। अब यहाँ पे देखिए बी बार प्लस बी, यहाँ पे आर ला लग जाएगा। आर ला क्या कहता है, ए प्लस ए बार की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। क्या होती है भाई, 1 होती है। तो यहाँ 1 रख दे तो ये वाला टर्म आपका ए बार सी बार प्लस ए सी बार बचा। अब इन दोनों टर्म में देखें तो आपका सी बार कॉमन है, सी बार को अगेन कॉमन लिया तो क्या बच गया, ए बार प्लस ए। तो यहाँ भी आर ला लग जाएगा, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा, केवल आपके पास फाइनली केवल बचेगा सी बार। तो बहुत सिंपल होता है, आपको कॉमन टर्म खोजने हैं। कॉमन टर्म खोजने के बाद देखना है कि कौन बुलियन का कौन सा थ्योरम यहाँ पे लग रहा है, आर ला लग रहा है या एंड ला लग रहा है या नॉट ला लग रहा है। तो ये बेसिक थ्योरम्स आपको ध्यान में रखने हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका यूनिट 1 से लिया गया है। किस यूनिट से लिया गया है, आपका यूनिट 1 से लिया गया है और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ये भी लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज़ डोपिंग एंड व्हाट इज़ नीड ऑफ डोपिंग। तो आपको याद होगा, आपने पढ़ा था जब सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल आपने 2 टाइप का पढ़ा होगा, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। फिर आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल की कुछ लिमिटेशंस देखी होगी। ठीक, वो लिमिटेशंस आपकी क्या थी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत लो होती है। उसी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं और इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद जो नया सेमीकंडक्टर मटेरियल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं। तो वही जो प्रोसेस होता है इम्प्योरिटी ऐड करने का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इस डोपिंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और डोपिंग को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, जैसा कि आप जान चुके हैं। देखिए, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी विथ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल, ध्यान रहे प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल को ही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं। तो क्या कहा आपने, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी विथ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल इज नोन एज डोपिंग। ठीक, एंड एडेड इम्प्योरिटी एटम्प्ट्स आर नोन एज द डोपेंट्स। तो हमने क्या बताया था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में जब हम लोग इम्प्योरिटी एटम मिला देते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और ये इम्प्योरिटी ऐड करने का जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं।
और जो इम्प्योरिटी एटम्स ऐड किए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोपेंट्स कहते हैं। बहुत सिंपल सा बात है, फिर से डिफाइन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी विथ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल इज नोन एज डोपिंग एंड एडेड इम्प्योरिटी एटम्स आर नोन एज द डोपेंट। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, जब आपको क्लासरूम में लेक्चर डिलीवरी किया जाता है तो जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर तो आपको इजीली मिल जाते हैं, बट शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस का एग्जैक्ट आंसर क्या है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से इजीली मिल जाएगा कि आपको कितना लिखना है। दूसरा पार्ट इसमें जो पूछा गया, व्हाट इज़ नीड ऑफ डोपिंग, इस डोपिंग की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी, तो आप अभी डिस्कस किए हो, कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ही हम लोग डोपिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वही लिखा होगा, डोपिंग इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल। सिंपल सी बात है, यही लाइन इसका आंसर है और सफिशिएंट आंसर है। डोपिंग इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल आफ्टर एडिंग a very small amount of impurity that is in order of 0.0001%, the conductivity of semiconductor material increases appreciably। बहुत ही आसान है। क्यों डोपिंग की ज़रूरत पड़ी, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। अगर 100% सिलिकन का है तो जो इम्प्योरिटी मिलानी है वो किस आर्डर में मिलानी है भाई, 0.001% के आर्डर में। मतलब ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट होगा और इतना स्मॉल अमाउंट मिलाने से जो कंडक्टिविटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इसको आप लोगों ने देख लिया। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, व्हाट इज़ डोपिंग एंड व्हाट इज़ नीड ऑफ डोपिंग। देखिए डोपिंग क्या है भाई, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी विथ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल इज नोन एज डोपिंग एंड एडेड इम्प्योरिटी एटम्स आर नोन एज द डोपेंट। खैर डोपेंट्स आपसे पूछा नहीं गया है क्वेश्चन में, फिलहाल आप डिफाइन कर देंगे तो एग्जामिनर के माइंड में अच्छा इंप्रेशन बनेगा। नीड ऑफ डोपिंग, नीड ऑफ डोपिंग क्या है, आपने डिफाइन कर लिया भाई, डोपिंग इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट यूनिट से लिया गया है, जो कि आपका यूनिट नंबर 5 थी और उस यूनिट का नाम क्या था, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। वहाँ पे हमने आपको पढ़ाया भी था, व्हाट इज़ रेडार, राइट डाउन 2 एप्लीकेशन ऑफ रेडार। तो रेडार का पहले तो पूरा नाम ही जान लीजिए, क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका काम क्या होता है भाई, ये किसी भी दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट कर सकता है, बट इसकी हमें डिफाइन करना है। तो डिफाइन, रेडार इज़ अ डिवाइस, radar is a device which is used to detect the exact location of any moving or stationary object। ध्यान रहे, ऑब्जेक्ट या तो मूविंग हो सकता है या आपका फिक्स हो सकता है, थ्रू द रेडियो वेव्स। सिंपल सी डेफिनेशन है, radar is a device which is used to detect the exact location of any moving or stationary object through the radio waves। अगला जो पूछा गया है, राइट डाउन 2 एप्लीकेशन ऑफ रेडार। तो 2 एप्लीकेशन में हमने यहाँ पे लिख दिया है, रेडार इज़ बेसिकली यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन और शिप नेविगेशन सिस्टम। मतलब पानी के अंदर भी आपका रेडार काम करता है। भाई आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार में एनिमी की लोकेशंस को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले रेडार यूज किया गया था। दूसरा कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं, एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में। देखिए एयर जो आपकी प्लेन उड़ती है, उस प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन किसके द्वारा हम लोग डिटेक्ट करते हैं, रेडार के द्वारा। जब भी किसी एयरपोर्ट पे आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे रेडार एंटीना लगा होता है और उसी रेडार सिस्टम के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अपने एरोप्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो 2 एप्लीकेशन ये आपको ध्यान में रखना है, एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम और शिप नेविगेशन सिस्टम, और दूसरा क्या है, एयर कंट्रोल ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज पूरा, वैसे तो 10 क्वेश्चन था आपका, बट एक क्वेश्चन हमने स्किप आउट कर दिया जो आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हमारा ये प्रयास। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे अगला वीडियो हम आपको बहुत जल्द ही प्रोवाइड कर पाए। हाँ एक बात और, चैनल को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को करिएगा।
जिससे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम इस पे आगे का अपना काम करेंगे। तो थैंक यू ऑल अगेन, और बहुत ही जल्द आपको अपनी अगली वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू ऑल।